नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त बड़ी खबर का है और सबसे पहले 5 बजे की 5 बड़ी खबरें आपको बता दें। पहली खबर कैराना के जहानपुरा गांव में आज बालियां खाप की पंचायत है। चौधरी नरेश टिकैत 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत की इसमें रणनीति बनाएंगे। दूसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेप पीड़िता के आत्मदाह मामले में जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी की है। तीसरी खबर, आगरा के जहरीली शराब कांड में कार्रवाई की है, जहां पर एक आबकारी निरीक्षक समेत 3 पुलिस वाले निलंबित कर दिए गए हैं। चौथी खबर, फिरोजाबाद में वायरल बुखार और डेंगू के कहर की है। वहां पर अब तक 15 की मौत हो चुकी है। और पांचवी खबर, वाराणसी के बीएचयू में 2 छात्रावासों के बीच लड़ाई के बाद वहां पर पैदा हुए तनाव की है। ये 5 बड़ी खबरें जिस पर पूरे बुलेटिन में हम आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले ऋषिकेश की बात कर लेते हैं। सैलाब में वहां पर कार फंस गई। भिंडालडना नदी में घंटों ये कार फंसी रही और भारी बरसात के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था। ये देखिए आप, थानो भोगपुर मार्ग पर पड़ने वाली भिंडालडना नदी में फंसी ये कार। और तस्वीरें आप देख लीजिए, करीब 1 घंटे तक ये कार वहां पर फंसी रही। उसके बाद इसे निकाला गया। सूचना पर रानी पोखरी पुलिस पहुंची। भारी बरसात के कारण नदी का जलस्तर बहुत बढ़ा हुआ था। स्थिति खतरनाक हो रखी है, फिर भी लोग वहां पर आवाजाही कर रहे हैं और उसका नतीजा आप देख लीजिए, कार फंस गई। ऋषिकेश की तस्वीरें, भिंडालडना नदी, आप देखिए कैसे ये कार फंस गई तेज बहाव में नदी के, और ड्राइवर उसमें फंसा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं ऋषिकेश में। घंटों ये कार फंसी रही। भारी बरसात के कारण नदी का जलस्तर जब अचानक बढ़ा तो देखिए कैसे ड्राइवर समेत ये कार नदी में फंस गई। ऋषिकेश में बीच मझधार घंटों ये कार वहां पर फंसी रही। आप अंदाजा लगाइए कैसे जान सांसत में पड़ी होगी इस ड्राइवर की, जो कि इस कार में सवार है। उसके बाद इसे निकाला जा सका। नदी का जलस्तर बढ़ा भारी बारिश की वजह से, और उसके बाद तेज बहाव के बीच में यह कार फंस गई। बीच मझधार ये कार फंसी रही घंटों। भिंडालडना नदी, और उत्तराखंड के ऋषिकेश को राजधानी देहरादून से जोड़ने वाला जाखल नदी पर बना रानी पोखरी पुल भारी बारिश के कारण गिर गया। इसमें कई वाहन भी चपेट में आ गए और नदी के बहाव में बह गए। जाखल नदी पर बना तकरीबन 6 दशक ये पुराना पुल था, और पुल टूटने के बाद से ऋषिकेश का राजधानी देहरादून और जौली ग्रांट एयरपोर्ट से भी संपर्क कट गया। पुल के गिरने से दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। पुलिस ने एहतियातन उन वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले का संज्ञान लिया है और मामले की जांच के आदेश दिए। ये देखिए आप तस्वीरें, देहरादून ऋषिकेश को जोड़ने वाला ये पुल, हादसे की आप लाइव तस्वीरें भी देख रहे हैं और उसके बाद की स्थिति भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये पुल देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ता था। देखिए कैसे धराशायी हुआ बीच में। 6 दशक पुराना ये पुल, और देखिए ये टूटकर कैसे गिरा, बीच का हिस्सा इसका पानी में, और उसके बाद की स्थिति आप देख लीजिए। आवाजाही बाधित देहरादून और ऋषिकेश के बीच में इस पुल के गिरने की वजह से। दोनों ही तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं। हादसे की लाइव तस्वीरें भी कि कैसे ये पुल का हिस्सा टूटकर गिरा और उसके बाद की स्थिति क्या बनी। बहुत सारी जगह से सूचना आई है, आपदा में काफ़ी जगह पर नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि आपदा में जो सड़क हमारी खराब हो जा रही हैं, कट जा रही हैं, बह जा रही हैं, एक तो जल्द से जल्द वो चालू हों। दूसरा, जो उन इलाकों से कटे हुए जो सुदूरवर्ती, ये देखिए आप कैसे ये पुल का हिस्सा टूटकर गिरा, और मुख्यमंत्री ने इसकी जांच के निर्देश दिए हैं कि ऐसा कैसे हुआ, ये इसकी जांच कराई जाए। ये मुख्यमंत्री का निर्देश है। देखिए ये 6 दशक पुराना ब्रिज ये कैसे टूटकर गिरा, इसका हिस्सा। जान माल का कोई नुकसान नहीं, लेकिन इससे आवाजाही बाधित हुई है देहरादून और ऋषिकेश के बीच में। उत्तराखंड के विकासनगर में लगातार बारिश से बरसाती नदियां उफान पर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ के मेहुवाला खालसा में नाले ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। यहाँ बारिश के कारण पुल बह गया और पानी खेतों में घुस गया और इससे जबरदस्त नुकसान हुआ है। ये देखिए आप तस्वीरें, विकासनगर की लगातार बारिश से कैसे परेशानी बढ़ी है, कैसे नदियों का जलस्तर बढ़ा है, पानी का बहाव कैसे बढ़ा है नदियों में, और इससे
पुल भी बहे हैं, खेतों में पानी भरने से भी नुकसान हो रहा है। हर किस्म का नुकसान इस भारी बारिश की वजह से। विकासनगर की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पचवा दून में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। और गोंडा में सरयू नदी उफान पर है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक नदी एल्गिन ब्रिज पर खतरे के निशान से करीब 18 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और इससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में दहशत का माहौल है। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के परसपुर के पास चंद्रपुर किटौली में बीते 5 दिनों से कटान के चलते वहां पर बाढ़ खंड और सिंचाई विभाग के अधिकारी युद्ध स्तर पर काम करने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें देख लीजिए आप गोंडा की। एल्गिन ब्रिज पर सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जो नई का बना है, बाढ़ प्रभावित इलाकों में दहशत का माहौल। कटान के कारण बाढ़ खंड विभाग युद्ध स्तर पर वहां पर काम कर रहा है। कटान पूरी तरह से इधर बलरामपुर में खरझार नाला उफान पर है और इस बीच नाले पर बने बांध में दरार आ गई है। इससे रामगढ़, मेटाहवा सहित 1 दर्जन से ज्यादा गांव में बांध का पानी घुस गया है। यहां पर पानी तेज रफ्तार से गांव में बह रहा है और यह मामला विकासखंड तुलसीपुर इलाके का है। फिलहाल मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा था। तस्वीरें देख लीजिए आप बलरामपुर की और स्थिति देख लीजिए आप घरों की, कैसे पानी गांव में घुस गया है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांव के लोग दहशत में हैं क्योंकि वहां पर बाढ़ का पानी घुस गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। जी हां, 5 सितंबर को महापंचायत की तैयारियों में किसान जुटे हुए हैं। आज कैराना के जहानपुरा गांव में नरेश टिकैत की पंचायत है। लखनऊ के मलिहाबाद में भी भारतीय किसान यूनियन की पंचायत है। किसानों से डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं किसान यूनियन के नेता। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत होनी है और उसकी तैयारी की जा रही है। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे संवाददाता, उनके पास चलते हैं। वो हमें बताएंगे कि कैसे तैयारी चल रही है, आज की पंचायत का क्या अर्थ है और कैसे तैयारी को आगे बढ़ाया जा रहा है। बताइए बलराम। राजेंद्र जी, लगातार भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो किसानों से संपर्क कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं। पंचायत में शिरकत करने के बाद वो किसानों से आह्वान कर रहे हैं कि जो 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान मोर्चे की महापंचायत है उसमें वो शिरकत करें और इस संयुक्त किसान मोर्चे की महापंचायत को सफल बनाएं। और यही वजह है कि आज कैराना के जहानपुरा गांव में महापंचायत की गई। उसके बाद कैराना के ही दूसरे कस्बे में दूसरी महापंचायत यहां पर आयोजित की गई है। वहां पर भी अभी नरेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत, जो युवा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो गए हुए हैं और वहां पर भी वो शिरकत कर रहे हैं, किसानों से संवाद कर रहे हैं और उनका आह्वान कर रहे हैं कि वो 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत में शिरकत जरूर करें, क्योंकि इस महापंचायत से एक मैसेज सरकार को दिया जाएगा और ये मैसेज देना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसान आंदोलन के 9 माह पूरे हो गए हैं लेकिन अभी तक सरकार नींद से नहीं जागी है। और यही वजह है कि वो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने इलाकों में जाएं, पंचायत करें और उसके साथ ही किसानों से आह्वान करें कि वो 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत में शामिल हो, क्योंकि ये महापंचायत ऐसी बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल जाहिर है बलराम के जी इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए तमाम और दिशा दी जाएगी। बिल्कुल बलराम, आपकी बात से बिल्कुल साबित है, स्पष्ट है कि कैसे 5 सितंबर की महापंचायत को सफल करने के लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इधर आगरा जहरीली शराब कांड में एक और जहां जिम्मेदार पुलिस और प्रशासन के लोगों पर कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी ओर पुलिस शराब माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने छापा मारकर और 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि लोगों ने ठेके से खरीदकर शराब पी थी, वहीं ठेके से भी जहरीली शराब बेची गई थी और इस मामले में जहरीली शराब का सप्लायर धारा सिंह और हेमंत फरार बताए जा रहे हैं। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित है। इससे पहले आगरा जहरीले शराब कांड में शासन की ओर से कार्रवाई जारी है। अब इस मामले में एक आबकारी निरीक्षक और 3 सिपाहियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। आबकारी निरीक्षक का नाम संजय विद्यार्थी और 3 बीट सिपाही विशाल कुमार, राजेश कुमार शर्मा और अमित कुमार तेवतिया हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
और फिरोजाबाद में वायरल बुखार और डेंगू का कहर दिखाई दे रहा है। अब तक दोनों बीमारियों से 15 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जिलाधिकारी ने भी 15 मौतों की पुष्टि कर दी है। जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और सीएमओ ने कई मोहल्लों में निरीक्षण किया है। अब मोहल्लों में दवाइयां बंटने का काम भी शुरू कर दिया गया है। गंभीर मरीजों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है और वहां पर उनको इलाज दिया जा रहा है। तो वायरल बुखार और डेंगू का कहर, अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि खुद जिलाधिकारी ने कर दी है। अगली खबर कानपुर से है। वहां पर पुलिस चौकी की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। जनता नगर पुलिस चौकी में पुलिस वालों की जगह मवेशी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस चौकी के भीतर मवेशी होने का वीडियो वायरल हो गया है। फरियादियों को पुलिस चौकी में पुलिस वाले नहीं मिलते हैं, वहां पर मवेशी मिल रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए आप कानपुर की। ये क्या पुलिस चौकी है या इसे तबेला कहा जाए? सवाल अब ये है, ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है पुलिस चौकी की? हम सवाल पूछ रहे हैं। ऐसी तस्वीर क्यों है पुलिस चौकी की? यह सवाल मुंह बाए खड़ा है। कानपुर की पुलिस को इसका उत्तर देना होगा। अधिकारियों को बताना होगा कि यह स्थिति क्यों है। ये क्या पुलिस चौकी की तस्वीर हो सकती है? गाय और गोबर दोनों पुलिस चौकी के भीतर दिखाई दे रहे हैं। ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है? फरियादियों को पुलिस चौकी के भीतर पुलिस वाले नहीं मिलते हैं ताकि वो अपनी कंप्लेन कर सकें, जिनसे वो अपना दुख दर्द बता सकें, जिनसे वो कार्रवाई की उम्मीद कर सकें। पुलिस चौकी के भीतर मिलती है गाय। ये देखिए आप तस्वीरें कानपुर की। मवेशी पुलिस चौकी के भीतर और पुलिस वाले पुलिस चौकी से गाय। फरियादियों को इस पुलिस चौकी के भीतर पुलिस कर्मियों की बजाय गाय मिली। और यूपी सरकार और प्रशासन लगातार कोरोना संभावित तीसरी लहर से बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर आज पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है ताकि दूसरी लहर से लोगों को सुरक्षित रखा जाए। इसी के तहत आज पूरे यूपी में मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। आज करीब 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद में वैक्सीनेशन की हैं। देखिए कैसे लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे इन तीनों ही शहरों में। इसके लिए लगभग 10,000 सेंटर्स पर फ्रंटलाइनर्स एक्टिव हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब नहीं कराना होगा। गौरतलब है कि अगस्त में सरकार का लक्ष्य करीब 2 करोड़ वैक्सीनेशन का था। अब तक 1,75,00,000 टीके लोगों को लगाए जा चुके हैं। 2 करोड़ का लक्ष्य था, 1,75,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। आज महाअभियान चल रहा है और कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के साथ साथ तीसरी लहर को लेकर आज यूपी में मॉक ड्रिल भी चलाया गया। जी हां, आज यूपी में मॉक ड्रिल भी चलाया गया। ये देखिए कैसे सभी 75 जिलों में वैक्सीनेशन अभियान। इस समय लोकबंधु अस्पताल में मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। जो लोकबंधु अस्पताल का ये पीकू वार्ड है, यहाँ पर ये पूरी तैयारी देखी जा रही है। एक डमी है, जो एक बच्चे की डमी, जिसको अभी यहाँ पर स्ट्रेचर से लाया गया आपने देखा, और उसके बाद में अब इसको जो वेंटिलेटर है उसके पास में लाया जा रहा है। ये ऑक्सीजन सपोर्ट देने की पूरी कवायद की जा रही है। इस पूरी जो एक्सरसाइज है उसका एक ही मकसद है कि ये देखा जाए कि जो तैयारियाँ की गई हैं कोविड की तीसरी संभावित लहर जो है, जो आशंका जताई जा रही है उसको लेकर, वो कितनी मुकम्मल है, उनमें कहीं कोई कमी तो नहीं छूट गई। और इसी को देखते हुए ये आप देख सकते हैं पूरी मॉक ड्रिल जो है यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल वैसे ही कि अगर ईश्वर न करे कोई मरीज़ आता है, उसको यहाँ पर लाया जाता है, तो अस्पताल लाने के बाद क्या क्या प्रोसेस होगा, उसमें कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई अड़चन तो नहीं रह गई। उसके अलावा जो यहाँ पर पीडियाट्रिशियंस हैं, एनेस्थेसिस्ट हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी गई थी। तो इस मॉक ड्रिल के माध्यम से ये भी देखा जा रहा है कि उनको जो ट्रेनिंग दी गई इन सब चीज़ों की, वो कितनी सही है। उस ट्रेनिंग से जो उन लोगों ने जाना, उसको अगर हम बात करें इम्प्लीमेंट करने की, तो वो कितना अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर परखा जा रहा है। आप देख सकते हैं स्ट्रेचर से इस डमी को बेड पर लेटाया गया है, ऑक्सीजन सपोर्ट दिया गया है। डॉक्टर्स जो हैं, पीडियाट्रिशियंस जो हैं, वो सारा बता रहे हैं कि जब बच्चा आएगा तो किस तरह से उसको कितनी देर का समय लगेगा। ये सारी चीज़ें मॉनिटर की जा रही हैं, क्योंकि कोविड में अगर किसी बच्चे को ईश्वर ना करे समस्या आती है तो समय भी बहुत मायने रखता है कि समय रहते उसको इलाज मिले। और यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर
ये सारा काम किया जाएगा कि कैसे अगर कोई मरीज़ आता है तो वो लोग इलाज देंगे, कितनी देर उनको लगेगी किसी को भी अटेंड करने में। और यही चीज़ें यहाँ पर इस समय इन सभी को अधिकारियों को इस मॉक ड्रिल के माध्यम से बताई गई है। और ये पूरी जो मॉक ड्रिल है ये आज पूरे प्रदेश में चलाई जा रही है, जिससे पीकू को नीकू को लेकर जो वार्ड तैयार किए गए सारी तैयारियों को चेक किया जा सके। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और वहीं कानपुर के हैलट हॉस्पिटल में पीआईसीयू एनआईसीयू की मॉक ड्रिल हुई है। लखनऊ से आए नोडल अधिकारियों ने वहां पर तैयारियों का जायजा लिया। कोविड वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए आज सरकार ने फैसला किया है मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाने का, और आज 30 लाख से ज़्यादा वैक्सीन पूरे उत्तर प्रदेश में लगाई जाएंगी। कानपुर के एक वैक्सीनेशन सेंटर में हम मौजूद हैं, मेडिकल कॉलेज कैंपस में ये वैक्सीनेशन सेंटर है। आपको तस्वीरें दिखाएं। जो लक्ष्य रखा गया है कानपुर का वो 70,000 के आसपास का है। आम दिनों में औसतन ये 20,000 के आसपास वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन आज मेगा वैक्सीनेशन कैंप पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए हैं और यहाँ पर 70,000 वैक्सीन लगाई जानी है। ये वैक्सीनेशन के लिए लोग आए हैं। फर्स्ट डोज, सेकंड डोज सभी को यहाँ पर लग रहा है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोजेज इन लोगों को लगाई जा रही है। रफ्तार बढ़ाई जा रही है वैक्सीनेशन की, इसलिए क्योंकि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द टीकाकरण हो जाए, और टीकाकरण होने के बाद जो तीसरी वेव बोली जा रही है उससे लोगों को बचाया जा सके। जो नोडल डॉक्टर हैं यहाँ पर, नोडल अधिकारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? डॉक्टर समरजीत कौर। यहाँ पर आज डोजेस किस तरह से लगाई जा रही हैं और कितनी लगाई जा रही है? हमारे पास आज 2 सेशन चल रहे हैं। 550 का हमारा लक्ष्य है, जिसमें कोविशील्ड 350 है और कोवैक्सीन 200 है। मेगा वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किए गए हैं। लोगों की जो दिक्कतें परेशानियां हैं कि स्लॉट बुक नहीं हो पाता, उनको डोज नहीं लग पा रहे हैं, तो इसलिए आज मेगा वैक्सीनेशन कैंप को लगाया गया है। तेज़ी दे रही है रफ्तार देने की कोशिश है सरकार की। वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, लोगों को डोजेज लगाए जाए, ताकि जो तीसरी वेव कही जा रही है कोरोना की, उससे पहले ज़्यादातर लोगों का वैक्सीनेशन हो और उन्हें कोरोना से सुरक्षित किया जा सके। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी खुद तैयारियों को परखने के लिए लखनऊ से सीधे हेलीकॉप्टर से गोरखपुर के पिपरी गांव पहुंचे। यहां पर उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय शिलान्यास स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ जानकारी हासिल की। सीएम ने सुरक्षा समेत अन्य तैयारियों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। महामहिम कल महायोगी गुरु गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, शिलान्यास करेंगे और उसके बाद एक सभा भी होगी। इसके बाद वो गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण करने सोनबरसा जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 घंटे 35 मिनट गोरखपुर में रहेंगे। जालौन की ऐतिहासिक जगहों में से एक टाउन हॉल का कायाकल्प किया जा रहा है और इसमें लाइब्रेरी से लेकर ओपन थिएटर भी होगा। रिपोर्ट देखिए। ये जालौन का वो भव्य और ऐतिहासिक टाउन हॉल है जो कई यादगार पलों का गवाह रहा है। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर दिवंगत कल्याण सिंह तक ने सभाएं की। जिला प्रशासन की पहल पर अब इस टाउन हॉल का कायाकल्प किया जा रहा है, क्योंकि अब ये टाउन हॉल और इसकी इमारत साहित्य, संस्कृति और राष्ट्रीयता को संजोने के काम आएगी। यहाँ एक लाइब्रेरी भी होगी। देखिए, जनपद जालौन में बहुत सी ऐसी सांस्कृतिक धरोहर हैं, चाहे वो 84 गुंबज हो, टाउन हॉल हो या अन्य पुरातत्व जो हों वो इमारतें हों। इसमें हमारी नई पीढ़ी को इन धरोहरों के बारे में बताना और उनको उस बारे में गौरव की भावना विकसित करना एक हमारा लक्ष्य है। जालौन के जिलाधिकारी के मुताबिक हॉल में महापुरुषों की तस्वीरों के साथ ही दीवारों पर बुंदेली सभ्यता से जुड़े चित्र भी उकेरे जाएंगे। साथ ही यहाँ एक ओपन थिएटर भी होगा, जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। साथ ही एक ओपन थिएटर का भी वहाँ विकास किया जाएगा और हम ऐसा एक योजना बना रहे हैं कि प्रति माह में 2 बार वहाँ सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हो। जो हमारे यहाँ के लोक कलाकार हैं, स्थानीय कलाकार हैं या स्थानीय नागरिक हैं, वो यहाँ की संस्कृति को वहाँ प्रदर्शित करें, उससे जुड़ें। टाउन हॉल परिसर में 30 फीट ऊंचा एक राष्ट्रीय ध्वज भी लहराया जाएगा, जो लोगों को देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत करेगा। या एक टाउन हॉल परिसर में 25 से 30 फुट
राष्ट्रीय ध्वज लगाने का भी एक योजना है। उसको लगाकर हम अपनी पुरातन और राष्ट्रीय संस्कृति को लोगों के लिए उनको जोड़ने का एक अवसर देंगे। बस इसी को कहते हैं ऐतिहासिक धरोहरों का ध्यान रखना। बहरहाल जालौन में जिला प्रशासन की ये पहल काबिले तारीफ है और इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। एबीपी गंगा के लिए जालौन से मयंक की रिपोर्ट।